नमस्कार दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद दिनेश सोनक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो फिजिकल एजुकेशन के एचटेट और टीजीटी स्क्रीनिंग के सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। आप देखोगे कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं एचटेट 2020 टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है, आप देखोगे जो टॉपिक मैंने सिलेबस में डिस्कस किए थे लगभग उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप 21 का पेपर उठा के देख लो, 19 का देख लो, आप देखोगे कि जो सिलेबस डिस्कस किया वहीं से लगभग उसी लेवल का पेपर आता है। चाहे वो आपका स्टेट का पेपर हो या टीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर हो, पेपर इसी लेवल का आएगा दोस्तों। और तो उसी कड़ी में आज मैं एचटेट 2020 टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर फुली एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों, काम सब करते हैं, सब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने का एक तरीका होता है। आप लोगों को स्मार्टली काम करना है, आप लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करना है, आपको उन टॉपिकों को बार बार पढ़ना है जहां से प्रश्न आते हैं। और उसी कड़ी में मैं इस पेपर को आप लोगों के सामने फुली एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ ये बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, इसका सी है, नहीं। हर एक जितने भी ऑप्शन है उसको मैं फुली एक्सप्लेनेशन करूंगा आप लोगों के सामने। आप देखना, फर्स्ट प्रश्न है, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेंट्रिक व्यायाम। एक्सेंट्रिक व्यायाम होते हैं जो हम जिम में करते हैं या किसी भी इक्विपमेंट के साथ करते हैं, जो व्यायाम स्लो प्रोसेस से किए जाते हैं और जिससे हमारी मांसपेशियां क्या होती है, हमें गेन होती है, मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, मांसपेशियों की विड्थ में वृद्धि होती है। इस तरह के जो व्यायाम किए जाते हैं उनको इसेंट्रिक व्यायाम कहा जाता है। अगला इस प्रश्न का उत्तर है, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है। वो आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण बनता है दोस्तों। और तो आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जिसमें मांसपेशियों में दोस्तों गति दिखाई नहीं देती है। ऐसे व्यायाम जो बिना किसी उपकरण के किए जाते हैं, मांसपेशियां का एक समूह मांसपेशियों के दूसरे समूह के विरुद्ध काम करता है और इससे मांसपेशियों की जो सहनशीलता है, एंडोरेंस बढ़ती है दोस्तों। अगला है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं दोस्तों जो मशीनों की सहायता से भी और बिना मशीनों की सहायता से भी किए जाते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो हम जिम में एक्सरसाइजेज करते हैं, वो सब तरह के जो मशीनों से किए जाने वाले व्यायाम है या बिना मशीनों के किए जाने वाले व्यायाम है। स्कूलों में आप मेडिसिन बॉल से बच्चों के व्यायाम करवा सकते हो, रस्सी कूदने से करवा सकते हो। आइसोकाइनेटिक व्यायाम की शुरुआत दोस्तों पेरिन नामक व्यक्ति ने की थी 1968 में। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जो मशीनों की सहायता से किए जाते हैं, जिम में किए जाते हैं। आइसोटोनिक व्यायामों से मांसपेशियों में, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, आइसोटोनिक व्यायामों से मांसपेशियों में वृद्धि होती है, मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, मांसपेशियों में लचीलता बढ़ती है। इन चीजों को आप लोगों ने लिखना है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्व और अधोमुखी 2 पीपल की पत्तियां किसका लोगो है। दोस्तों, एक चीज और मैं बताता हूं, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का जो वर्जन होता है साथ में जो ट्रांसलेशन होती है उसको देख लिया करो ताकि आसानी पड़े। 2 पीपल, फिकस रेलिगोसा लीफ अपसाइड डाउन इज लोगो ऑफ। अब इसने दिया दोस्तों, वैसे लोगो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का है दोस्तों, जो नई दिल्ली में उसका सेंटर है, हेड है, मुख्यालय है। जो खेलों में डोपिंग होती है उसको रोकने के लिए बनाई गई है। जो वाडा, जो इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके साथ काम करती है। और तो भारतीय वन्य जीवन संस्थान, भारतीय जो वन्य जीवन संस्थान है उसका जो लोगो है एक जिग जैग टाइप प्रोसेस है, उसके साथ है दोस्तों। भारतीय तीर अंदाजी संघ का देखोगे तो भारतीय तीर अंदाजी संघ का जो लोगो है उसमें गोल लोगो है, साथ में आर्चरी के साथ अर्जुन की तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। और भारत रत्न पुरस्कार के लिए जो लोगो दिया जाता है उसमें दोस्तों पीपल का ही पत्ता होता है, लेकिन पीपल का पत्ता एक होता है और वो दिया जाता है। लेकिन जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उसमें 2 पीपल के पत्ते होते हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ दोस्तों।
अगला जो प्रश्न है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई होती है दोस्तों। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई वॉलीबॉल में जो एंटीना होता है, जो नेट के ऊपर लगाया जाता है, उसकी होती है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों, खो खो में पोल्स, जो खो खो का पोल जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर होती है। फुटबॉल का जो कॉर्नर फ्लैग होता है उसकी ऊंचाई दोस्तों 5 फीट होती है या 1.5 मीटर होती है। एक चीजों को ध्यान रखना दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत वो चीजों को क्या करता है, कभी सेंटीमीटर में दे देता है, कभी मीटर में दे देता है और कभी गज में दे देता है दोस्तों। इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब भी किसी भी ग्राउंड की, किसी भी इक्विपमेंट की आप लोगों को मेजरमेंट पढ़नी है, और तो आप लोगों को ये तीनों कैटेगरियों में, सेंटीमीटर में, आपको मीटर में, गज में आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई दोस्तों, क्रिकेट में स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो 28 इंच होती है या 71.12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। योग सूत्र के रचयिता अगले कौन थे दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर है महर्षि पतंजलि थे। वो योग सूत्र के रचयिता थे दोस्तों। उसका अगला प्रश्न दोस्तों, 36वां संस्करण 37वां खेल किसका परिचायक है। 36 एडिशन 37 डिसिप्लिन सिंबलाइजेज ऑफ, जो सिंबलाइजेज था दोस्तों ये गोवा नेशनल गेम्स थे, जो गोवा में 36वें नेशनल गेम्स हुए थे उसको सिंबलाइज कर रहा था दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं, टोक्यो ओलंपिक का जो सिंबलाइजेज था, सिंबल था, वो सन का था दोस्तों। और जापानीज जो लोग होते हैं वो सन, क्योंकि जापान जैसे देश है, नॉर्वे, वहां पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, वो एक एनर्जी का प्रतीक था, एक ऊर्जा का प्रतीक था दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो अगला सेकंड ऑप्शन है, हांगजाऊ एशियन खेल, हांगजाऊ एशियन खेल्स, हांगजाऊ में जो एशियन खेल हुए थे, 19th यानी 19 में एशियन गेम्स थे दोस्तों। इसका जो फ्लेम था उसको टाइडस कहा गया था, और जो मास्कट था दोस्तों वो ग्रुप ऑफ रोबोट्स था, ग्रुप ऑफ रोबोट्स। आपको एक एक चीज लिखनी है। हांगजाऊ एशियन खेल का जो फ्लेम थी उसको टाइडस कहा गया था, जो मास्कट्स था, मास्कट्स वो ग्रुप ऑफ रोबोट्स था। बर्मिंघम राष्ट्र कुल खेलों यानी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स से जो उनका लोगो था, उनको जो सिंबलाइज किया गया था वो गेम फॉर ऑल था दोस्तों, सभी के लिए खेल। इन चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों। आप लोग देखते हुए संदीप नरवाल का संबंध कबड्डी खेल से है। अपने हरियाणा में जो सोनीपत जिला है उसका एक गांव है कथुरा, वहां से संबंध रखता है। अब है अगला दोस्तों, प्रशिक्षण सत्र का एक प्रारूप जिसका नामकरण स्वीडिश शब्द से किया गया है, जिसका अर्थ स्पीड प्ले है। स्पीड प्ले दोस्तों स्वीडिश शब्द है, ये फाटलेक का जो व्यायाम है, प्रशिक्षण विधि है, उसके द्वारा ही दोस्तों इसका नामकरण किया गया है। इसकी जो खोज थी दोस्तों, इसका मतलब होता है निरंतर व्यायाम। निरंतर व्यायाम, इसमें जो व्यायाम होते हैं फाटलेक में कोई पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर आपको जंगल में ले जाया जाता है, पहाड़ियों पर ले जाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर आपके जो एक्सरसाइजेज हैं, व्यायाम करवाई जाती हैं, ताकि आप में एंडोरेंस आए, आपकी बॉडी में लचीलापन आए। और तो उसके जो व्यायाम होते हैं उसको हम फाटलेक व्यायाम कहते हैं। अगला दोस्तों, अंतराल प्रशिक्षण विधि। जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है दोस्तों, उसकी खोज जो एथलेटिक के फिनलैंड के कोच थे अबेवा निकेला 1920 में उसने की थी दोस्तों। अंतराल प्रशिक्षण विधि में आपको एक साथ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दौड़ने के बजाय छोटे छोटे अंतराल में आप लोगों को, जैसे 400 मीटर का ट्रैक है उसके 10 चक्कर लगवा दिए, फिर आपको आराम दे दिया गया, फिर आपके 5 चक्कर लगवा दिए, फिर आपको आराम दे दिया गया। इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, जो प्लेयर है उसका स्टेमिना इंक्रीज किया जाता है। आप किसी भी चीज को रिकवर करने के लिए कितना कम समय लेते हो, उस समय की अवधि को घटाना ही अंतराल प्रशिक्षण विधि का काम है दोस्तों। सर्किट प्रशिक्षण विधि है। सर्किट प्रशिक्षण विधि दोस्तों
इसमें सर्किट में व्यायाम करवाए जाते हैं दोस्तों। एक सर्कल होता है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, कुछ मशीनों से, कुछ और चीजों से व्यायाम करवाए जाते हैं। जैसे आपने जंपिंग स्टार्ट कर दी, फिर आगे कोई और इक्विपमेंट है, उसके बाद आपने कुछ और रख दिया, और तो सर्किट में व्यायाम करवाए जाते हैं। प्लेवे प्रशिक्षण, प्लेवे प्रशिक्षण का मतलब होता है खेल खेल के द्वारा आपका क्या कराया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। ऐसे खेलों में जिसमें चिल्ड्रन अपनी रुचि से खेलते हैं, उनके साथ उनका क्या करवाया जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो सिरे से इस भ्रम को नकारता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि महिलाएं बाहर प्रशिक्षण करेंगी तो पुरुष जैसी दिखने लगेंगी। दोस्तों प्रश्न आया हुआ, निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो सिरे से इस भ्रम को नकारता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि महिलाएं बाहर प्रशिक्षण करेंगी तो पुरुष जैसी नहीं दिखने लगेंगी। आप लोगों को एक कारण बताना, जो इसका आंसर है वो है अनुवांशिक संरचना तथा टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर के कारण महिलाओं की देह पुरुषों के समान नहीं हो सकती। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ये, क्योंकि जो फीमेल एनाटॉमी है, जो मेल एनाटॉमी है, जो हार्मोन के लेवल हैं वो अलग अलग होने के कारण उनकी अनुवांशिक संरचनाएं थोड़ी डिफरेंट होती हैं दोस्तों। इसलिए जो और आंसर दिए गए हैं इसमें वो क्या है, झूठ है, मिथ्या है दोस्तों। अगला दोस्तों, 2020 के संदर्भ में सही युग्मों का कुट मिलान कीजिए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो थर्ड बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश दहिया दोस्तों, ओम प्रकाश दहिया सोनीपत खरखोदा से हैं और रोवर हैं दोस्तों ये। इनको ओम प्रकाश दहिया जी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है दोस्तों। उसके बाद नेत्रपाल हुड्डा जी, नेत्रपाल हुड्डा, नेत्रपाल हुड्डा दोस्तों फरीदाबाद से है, रेसलर है, और उनको नेत्रपाल जो हुड्डा जी हैं उनको ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है दोस्तों। अनीता देवी जी दोस्तों जो पलवल से है, शूटर है दोस्तों, उसको दोस्तों तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। और मनीष कौशिक दोस्तों दोहा इंटरनेशनल में बॉक्सिंग में इन्होंने जूनियर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय मिलिट्री में जेसीयू यानी इंडियन आर्मी है उसमें जेसीयू के पद पर तैनात है। आप लोगों को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। प्रश्न घूम किया जाए, ओम प्रकाश दहिया जी सोनीपत खरगोदा से संबंध रखते हैं, रोवर्स नामक एक गेम है उससे इनका संबंध है। नेत्रपाल जी हुड्डा फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, रेसलर हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अनीता देवी जी हैं जो वो पलवल से हैं, शूटर हैं दोस्तों। इसके साथ मनीष कौशिक जी दोस्तों दोहा इंटरनेशनल बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और भारतीय आर्मी में अगर कोई बॉक्सर है और तो जेसीयू यानी जूनियर कमीशनड ऑफिसर के पद पर तैनात है। अगला जो प्रश्न है, बाह्योद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप गति करते समय त्वरित दिशा परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों स्फूर्ति। स्फूर्ति मीन्स एजिलिटी। आप किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज में संतुलन स्थापित करने के लिए कितने तैयार हो। इस प्रश्न का उत्तर आएगा दोस्तों स्फूर्ति। किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है। देखो दोस्तों अनुभव का सिद्धांत, अनुभव के सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दोस्तों आप लोगों को पता है, स्पेंसर वसीलर नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ये जो फिजिकल एजुकेशन का साइकोलॉजिकल पार्ट्स है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सीलर, स्पेंसर वसीलर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। वो मानते थे कि बच्चों में बहुत सी एनर्जी है, जो सरप्लस एनर्जी है उसे खेलों में यूज किया जा सकता है। प्रत्याशा का सिद्धांत दोस्तों, प्रत्याशा एंटीसिपेटरी थ्योरी, ये भी उसी तरह की थ्योरी है। इस सिद्धांत के अंतर्गत का क्या बताया जाता है कि बच्चे जो बचपन में खेले खेलते हैं, डॉक्टर बनना या कोई और खेल खेलते हैं, भविष्य में उनके वैसे ही बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। खेल ही जीवन का सिद्धांत है। प्ले इज लाइफ थ्योरी, प्ले इज लाइफ थ्योरी में भी क्या है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
वो खेलों के बिना नहीं रह सकता। इस थ्योरी में इस बारे में डिस्कस किया गया है। जब भी हम साइकोलॉजिकल पार्ट्स करेंगे और तो इन सभी सिद्धांतों को वन बाय वन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेशीय शक्ति। पेशीय समूह द्वारा उत्पादित अधिकतम बल की मात्रा को नापा जाता है रोजर प्रशिक्षण द्वारा। दोस्तों इसका जो मांसपेशियों की दोस्तों जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम अमाउंट में फोर्स को मापने के लिए रोजर टेस्ट किया जाता है। उसके साथ है दोस्तों अगला जो मैं आप लोगों को बताता चलूं, स्ट्रोक स्टैंड प्रशिक्षण, स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट। स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को खड़ा किया जाता है और जैसे ही हम बच्चों को पर्वत आसन करवाते हैं, एक पैर दूसरे अपनी थाइज पे उठाकर रख लिया जाता है और उसमें आपका संतुलन देखा जाता है दोस्तों। इसको स्ट्रोक स्टैंड प्रशिक्षण बोला जाता है दोस्तों। अगला रूलर ड्रॉप प्रशिक्षण द्वारा, रूलर ड्रॉप प्रशिक्षण द्वारा दोस्तों इसमें आप लोगों का दोस्तों प्रतिक्रिया समय देखा जाता है, रिएक्शन टाइम देखा जाता है। इसमें ऊपर से एक रूलर गिराया जाता है और आप उस रूलर को कितना जल्दी पकड़ते हो, जितना जल्दी आप उसको पकड़ोगे, जितना वो डाउन जाने से पहले आप उसको पकड़ोगे, उतना ही आपका प्रतिक्रिया समय अच्छा होगा। विभिन्न गेमों में जब रिएक्शन टाइम देखा जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, आपका टेबल टेनिस हो, जो भी फास्ट गेम है जिनमें रिएक्शन टाइम देखा जाता है, आप कितना जल्दी प्रतिक्रिया करते हो, उसके लिए रूलर ड्रॉप प्रशिक्षण टेस्ट किया जाता है दोस्तों। क्वींस कॉलेज स्टेप प्रशिक्षण, क्वींस कॉलेज स्टेप प्रशिक्षण दोस्तों एक बॉक्स होता है, बॉक्स के द्वारा उस पर जंपिंग करवाकर यानी स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण किया जाता है। ये 3 मिनट का टेस्ट होता है दोस्तों और इसमें एरोबिक मीन्स लगातार चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा उसको चेकअप किया जाता है कि आप में एंडोरेंस कितनी, आपका स्टेमिना कितना है, और तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 दिया गया है। ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान IIM को दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी कड़ी में, मानव शरीर का महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिपिड ये भी कहलाता है। लिपिड दोस्तों वसा, जो वसा होती है आप लोगों को याद रखना है, उसका एक नाम है वसा का नाम, वसा को लिपिड भी कहा जाता है। और बाकी आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, ये जो हमारा डाइट का लेसन है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने अपने सिलेबस में भी डिस्कस आप लोगों के सामने किया था। अब दोस्तों प्रशिक्षुओं को लीडअप गतिविधियां इसके तुरंत बाद करवाई जानी चाहिए। लीडअप गतिविधियां दोस्तों, लीडअप एक्टिविटी शुड बी गिवन टू ट्रेनी जस्ट आफ्टर। अब जो लीडअप गतिविधियां होती हैं वो कॉम्पिटिटिव मैच से पहले नहीं दी जाती, जर्नल लोड से पहले नहीं दी जाती। वार्मिंग अप आप सब लोगों को पता है, वार्मिंग अप किसी भी गेम की तैयारी करवाने से पहले करवाया जाता है। ये दोस्तों जो क्रेस्ट लोड होता है, जटिल क्रेस्ट बाहर के बाद जब भी आपको रिलैक्स करने के लिए जो लीडअप गतिविधियां करवाई जाती है उनको बोलते हैं दोस्तों जटिल क्रेस्ट बाहर के बाद, जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने योगदान दिया है। अब्राहम मैस्लो दोस्तों जो साइकोलॉजी है उसी में इसका चैप्टर है, मोटिवेशन के अंतर्गत इसका चैप्टर आता है। मोटिवेशन मींस जो प्रेरणा का चैप्टर है, इसने अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में काम किया दोस्तों, उसके बारे में जब भी हम साइकोलॉजी का पार्ट्स पढ़ेंगे। जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए साइकोलॉजी को पढ़ना डबल बेनिफिशियल है। एक तो जो अपना मेन सब्जेक्ट है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, दूसरी तरफ जो 30 नंबर का पेपर है साइकोलॉजी पेडागोजी उसमें आता है। तो जो बच्चे इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करते हैं उनको दोनों तरफ बेनिफिट है और उसका लाभ मिलता है दोस्तों। तैरने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादित किया जाता है बेटा। जो तैरने का सिद्धांत था दोस्तों वो आर्किमिडीज ने दिया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बाकी के जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस करता चलता हूं। आइजैक न्यूटन ने आपको पता मोशन के नियम दिए थे, गति के नियम दिए थे, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में बड़े ही अच्छे से यूज होते हैं। गति का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, ये भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आता है। लियोन डी विंची दोस्तों स्कॉलर था, चित्रकार था, फिलोसफर था। अरस्तु भी आप सब लोगों को पता है साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसफर है। आर्किमिडीज मैंने बता ही दिया, आर्किमिडीज की जो थ्योरी थी वो थ्योरी इन्होंने दी थी
ठोस वस्तु पानी में डूब जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने बाहर से ज्यादा मात्रा में पानी को हटा देती है वो पानी में तैरती रहती है। ये इनकी थ्योरी थी, और तो उसके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। क्वेटलेट इंडेक्स का अन्य नाम, क्वेटलेट इंडेक्स को दोस्तों जो इसका अन्य नाम है उसको बीएम इंडेक्स भी बोला जाता है। बीएम इंडेक्स यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। ये दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और आप लोगों को इसके साथ साथ मैं बताता चलता हूं, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। 1908 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था। और जो भारत में भारतीय फेडरेशन थी फुटबॉल की, उसकी स्थापना दोस्तों 1937 में की गई थी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, भारत ने 1948 और 1956 के जो ओलंपिक खेल थे उनमें पार्टिसिपेट किया था। और 1956 के जो ओलंपिक खेल थे, भारत उसमें फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा था, जो भारतीय फुटबॉल में आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है साथ साथ में जब ये हम चीजें करते जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर भाव जो होती है हमारी क्लाइस, अगर भाव की अधो ऊर्ध्व गति जो चित्र कोहनी से की जाती है कहलाती है दोस्तों ये प्रोपोनेशन एंड सुपिनेशन होती है। यानी आपकी जो फोर आर्म होती है, जो आपकी हथेली कह सकते हैं, उसको अप डाउन कर सकते हो। और इस अप डाउन की जो प्रोसेस होती है उसको प्रोनेशन और सुफिनेशन बोलते हैं। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। शारीरिक शिक्षक के रूप में मैच के तुरंत पहले अपने छात्र में धावक उच्च भाव जागृत करने हेतु कौन से हार्मोन का स्तरीय स्त्रवण आप सुनिश्चित करेंगे दोस्तों? ये एंडोमोर्फिन होता है। एंडोमोर्फिन क्या होता है? एक ऐसा हार्मोन होता है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए एनर्जेटिक कर देता है, उसको उत्साहित कर देता है। बाकी दोस्तों ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये जो एर्गोजेनिक एड्स होती हैं उनके नाम हैं। और तो आप इन चीजों को जब हम एर्गोजेनिक एड्स का टॉपिक करेंगे उन चीजों को वन बाय वन पढ़ेंगे, कौन से एर्गोजेनिक एड्स हैं, कौन सी हमारे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये पंचकुला में किया जाएगा दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम का दोस्तों ये 4th संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 4th संस्करण। आप लोगों को इसका ध्यान रखना। इसका लोगो था दोस्तों धाकड़। क्या लोगो था? धाकड़। और इसमें दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। और तो जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो अंडर 17 तक के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडर 21 ईयर्स तक यानी 21 साल से नीचे की आयु तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को इसका मोटिव पूछ ले, अब ये क्यों करवाया जाता है? और तो इसका मोटिव है दोस्तों ग्रास रूट जो टैलेंट हंट है, यानी ग्रास लेवल पर, निम्न स्तर पर, धरातल पर जो प्रतिभा की खोज करनी है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी खोज करनी है, वो इसका उद्देश्य है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों। खेल जनित चोटें हेतु दी जाने वाली टेंस थेरेपी आती है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक थेरेपी के अंतर्गत आती है दोस्तों। जो थेरेपीज मैंने बताई थी, जो हमारा रिहेबिलिटेशन का चैप्टर मैंने सिलेबस में भी अच्छे से डिस्कस किया है। अब यहाँ से आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का जो चैप्टर है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। जितनी आपकी थेरेपीज है इसमें, जैसे इन्होंने क्रोय थेरेपी के अंतर्गत, क्रोय थेरेपी ऐसी थेरेपी होती है दोस्तों जो थेरेपी भी पानी से ये की जाने वाली थेरेपी है। इसके हाइड्रोथेरेपी भी पानी के अंतर्गत आती है दोस्तों, और क्रिप्टोथेरेपी भी। इनके अंतर्गत जो क्वेश्चन जो बनते हैं इन थेरेपीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट टाइप है, विभिन्न प्रकार की है। किस प्रकार के नॉकआउट टूर्नामेंट में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? देखो दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट दो तरह के होते हैं, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट दोस्तों।
अब नॉकआउट का मतलब क्या, कोई टीम हारेगी तो सीधा ही बाहर हो जाएगी, लेकिन डबल नॉकआउट में जो टीमें हार जाती है उनको एक चांस और मिलता है खेलने का, और तो इसलिए डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट है, उसका उदाहरण है दोस्तों। निम्न में से क्या क्या अष्टांग योग में शामिल नहीं है? अष्टांग योग में दोस्तों जो शामिल है, हमारा प्राणायाम शामिल होता है, यम और प्रत्याहार। जो नेति और धोती है दोस्तों, ये चीजें अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, और तो ये चीजें उसमें शामिल नहीं होंगी। अगला प्रश्न पूछता है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता था। उनके भाले द्वारा तय की गई दूरी, उनके भाले द्वारा जो तय की गई दूरी थी दोस्तों 88.06 मीटर थी। जो फोर्थ है हमारा वो आंसर करेक्ट है। आप लोगों को एक चीज और बताता मैं चलूं, नीरज चोपड़ा ने 2021 के जो ओलंपिक गेम्स थे, उन्होंने एथलेटिक के अंतर्गत होने वाली सफलता यानी भाला फेंक में क्या जीता दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और उस गोल्ड मेडल में उन्होंने जो दूरी तय की थी, उन्होंने जो अपना भाला फेंका था, उसकी दूरी पूछ ली जाए तो उसकी दूरी थी दोस्तों 57.58 मीटर। 57.58 मीटर दोस्तों उसकी दूरी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाइसेप्स फीमोरिस पेशी किसके अंकुचन के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? बाइसेप्स फीमोरिस पेशी किसके अंकुचन के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? ये घुटने का जो अंकुचन होता है, अपने जो नी लेवल पर अंकुचन होता है, नी जो फ्लेक्सिंग होती है उसके लिए उत्तरदायी होती है। ये फेमोरिस जो आपके थाई के पीछे मसल जो होती है दोस्तों, उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोगों को ऐसे प्रश्न है ये जो डिफरेंट गेम है उनकी जो शब्दावली है उससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। और तो अब जो डंक है दोस्तों वो किस खेल में यूज होता है? अब डंक दोस्तों बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में जो बास्केट डाली जाती है ऊपर से एकदम जंप लेते हैं उसको डंक बोलते हैं दोस्तों। एक्सपीडाइट दोस्तों आप लोगों को पता है टेबल टेनिस में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? टेबल टेनिस के अंदर। जब टेबल टेनिस, सॉरी दोस्तों, एक्सपीडाइट टेनिस में यूज होता है जब दो प्लेयर एक से पॉइंट पे होते हैं या 10 मिनट के बाद इसको लागू कर दिया जाता है। जब पॉइंट उनको लेने होते हैं, और तो एक्सपेडाइट दोस्तों टेबल टेनिस में यूज होता है। टेबल टेनिस में जब दो प्लेयर या सेम स्कोर पे हो, या 8 से 10 से स्कोर पे हो, या जब आप खेलते हुए 10 मिनट हो गए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बीमर आप लोगों को पता है दोस्तों, क्रिकेट में बीमर बॉल डालने की एक टेक्निक है वो यूज होती है, और ऐसे दोस्तों वो टेनिस में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? टेनिस में। अगला प्रश्न है, बारंबारता व समयाविधि द्वारा परिकलित की जाने वाली प्रशिक्षण अधिभार की मात्रा कहलाती है। इसका उत्तर है दोस्तों प्रशिक्षण की मात्रा यानी ट्रेनिंग वॉल्यूम, यानी बारंबारता, आप किसी क्रिया को कितने समय में बार बार कर सकते हो, और कितनी क्रिया, जो क्रिया है जो बार बार की जा रही है, जब भी आपका समय कम होता जा रहा है, और तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रेनिंग वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग का वॉल्यूम। जो ट्रेनिंग का चैप्टर है उसके अंतर्गत ये सब चीजें दोस्तों कवर की जाएंगे। आप लोगों को ये देखना, मैंने जो सिलेबस दिया था उसमें ट्रेनिंग का जो चैप्टर वहां से प्रश्न आता ही आता दोस्तों। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस खेल में प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? टेबल टेनिस में प्रथम बार राजीव गांधी खेल पुरस्कार दोस्तों मनिका बत्रा ने जीता है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की भारत की फर्स्ट रैंकर प्लेयर है, और ओवरऑल जो वर्ल्ड लेवल पर इसकी बात की जाए तो वहां पर इसकी जो रैंकिंग है अभी फिलहाल 2022 में दोस्तों वो 50वीं रैंकिंग है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप सबको पता है कि उसका 2022 में नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है दोस्तों। बुक वोल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य थे। बुक वोल्टर दोस्तों शारीरिक शिक्षा
के जो थिंकर्स हैं वो हुआ है एक। उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा के दोस्तों 3 उद्देश्य थे। स्वास्थ्य यानी शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य आपको स्वस्थ करना है। फुर्सत के समय का सदुपयोग यानी आप खाली बैठे हुए तो उस आप खेलों को खेल कर उसमें कोई महारत हासिल कर सकते हो, उस समय का आप सदुपयोग कर सकते हो। और तीसरा नैतिक चरित्र, अगर आप खेलों में आएंगे और तो आपका जो चरित्र होगा वो शालीन होगा, अच्छा होगा। अगला दोस्तों अवधारणात्मक व गतिज समन्वयों की सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन की योग्यता को कहते हैं। Ability to perform controlled and determined movement with the help of perpetual motor coordination is called physical dexterity। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शारीरिक निपुणता। जब भी आप कोई खेल खेल रहे हो और उस खेल पर आपका पूर्ण नियंत्रण है और आप उसको निपुणता के साथ कर रहे हो, और तो उसको आपको क्या बोली जाएगी दोस्तों? शारीरिक निपुणता। क्योंकि मानसिक निपुणता के अंतर्गत आप मानसिक रूप से किसी चीज को करने के लिए तैयार हो। संवेगात्मक निपुणता के लिए आपका अपने संवेगों पर कंट्रोल है, आपको गुस्सा नहीं आता गेम खेलते वक्त, आप अपनी भावनाओं पर काबू किए हुए हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो। ये सब चीजें संवेगात्मक निपुणता के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। खेलों में प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रारंभिक चरण का अन्य नाम, प्रारंभिक चरण जो होता है, जो आरंभिक चरण होता है दोस्तों, उसको माइक्रो चक्कर बोलते हैं। ये खेलों के जो प्रशिक्षण का जब चैप्टर करोगे उसमें हम डिटेल से करेंगे मैक्रो चक्कर, मैसो चक्कर और मोनो चक्कर। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का भारतीय खेल प्राधिकरण जो साई था उससे संबंध कब विच्छेद हुआ? दोस्तों आप लोगों को ये बताना है। साई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। और तो उसका संबंध विच्छेद कब हुआ था दोस्तों? सितंबर 1995 में। कब हुआ था दोस्तों? सितंबर 1995 में। अब इसको जो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसको पीछे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, उसको अलग से पूरी पावर दे दी गई थी दोस्तों, इसलिए वो साइंस से क्या कर दी गई थी? अलग कर दी गई थी। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। खेल मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला मैंने आप लोगों को पहले बताया है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान आपको दोनों तरफ से, जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको दोनों तरफ से बेनिफिट देगी। कार्लेडियम द्वारा की गई थी क्योंकि फ्रेडरिक स्किनर था व्यवहार का मनोवैज्ञानिक था व्यवहार। सिगमंड फ्रॉइड था वो साइको एनालिटिक था यानी मनोविश्लेषणात्मक वैज्ञानिक था, मन की बातें करने वाला, हमारा मन किस तरह से काम करता था उसके बारे में इसने अपनी बताई है। और पेट्रोविच पावलोव द्वारा दोस्तों लर्निंग थ्योरी दी गई है, सीखने का सिद्धांत दिया गया है जो इसने कुत्ते के द्वारा किया था। आप किसी भी चीज के प्रति प्रतिक्रिया करोगे दोस्तों। ओलंपिक की किसी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस सर्वप्रथम कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये जो इसका राइट आंसर है 1960 रोम पैरा ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था दोस्तों। जो 7th पैरा ओलंपिक था यानी 7वां पैरा ओलंपिक था रोम पैरा ओलंपिक, उसमें जो अपनी टेबल टेनिस थी दोस्तों उसको शामिल किया गया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दूसरे जो पॉइंट हैं, दूसरे जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करता चलूं ताकि आप लोगों की कुछ नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। 1988 का दोस्तों जो सियोल ओलंपिक था जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया था, वहां पर टेनिस को शामिल किया गया था 64 ईयर्स के बाद। कितने सालों के बाद दोस्तों? 64 साल के बाद टेनिस को वहां पर शामिल किया गया था। इसके बाद जो 1984 लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक था, लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक को किस लिए याद किया जाता है दोस्तों? लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक पहले अमेरिका में होना निर्धारित हुआ था। इसके साथ साथ ये बाद में ये पैरा ओलंपिक यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों में एक साथ हुआ था। स्टॉकहोम, मैडविले इंग्लैंड के अंदर, और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मींस अमेरिका का एक शहर है, वहां पर हुए थे दोस्तों ये दोनों गेम। उसके बाद 2 जगह हुआ था 1984 का लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक। आप लोगों को इस चीज की ध्यान रखना ही रखना है। 1960 के रोम पैरा ओलंपिक में आप लोगों को पता है टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। 2000 सिडनी ओलंपिक है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें दोस्तों टाइक्वांडो, ट्रैम्पोलिन, इनको मैन और वीमेन के लिए दोस्तों शामिल किया गया था। आप लोगों को इन चीजों की भी जानकारी रखनी है कि किस ओलंपिक में कौन सा गेम शामिल किया गया था, किस ओलंपिक में कौन सा गेम एलिमिनेट किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित
मेलाटोनिन व सेरोटोनिन प्रशिक्षुओं के किस चक्कर को नियंत्रित करने में सहायक है दोस्तों? जो प्रशिक्षु होते हैं उनके सोने जागने के चक्कर को, हमारे जो दिमाग है उसमें भी दोस्तों एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, और तो उसको नियंत्रित करती है, कौन करती है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि उसको नियंत्रित करती है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका में से सर्वश्रेष्ठ का संयोजन चुनिए। इसमें आप लोगों ने बताना है सोलियस। सोलियस दोस्तों निचले पैर की जो पेशी होती है, जो हमारा नीचे का पैर होता है टखने से नीचे, उसके लिए ये काम करती है। सेरेटस, सेरेटस दोस्तों जो हमारे धड़ की पार्श्व पेशी होती है, पीछे की पेशी होती है, उसको सेरेटस बोला जाता है। हैमस्ट्रिंग आप लोगों को पता है, अपने जो थाइज की मसल जो होती है उसको हैमस्ट्रिंग मसल बोला जाता है। और ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस जो हमारे गर्दन की पार्श्व पेशी होती है, जो पीछे की पेशी होती है, जो गर्दन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो 2 है दोस्तों। रैकेट खेल का कोई भी खिलाड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए जब दाईं ओर गति करता है तो उसका सर्वश्रेष्ठ क्रम निम्नलिखित कथनों में से चुनिए दोस्तों। अगर इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो 1 है। पहले क्या करेगा, वो प्रारंभिक बाहर बाएं पैर पर रहेगा, यानी जिस तरफ भी आपकी मूवमेंट होगी आपका जो वेट है वो उसी तरफ शिफ्ट होगा। और जब आपका वेट शिफ्ट होगा और तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज होगा। इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना। जिस तरफ आप जाओगे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे अपोजिट साइड में चला जाता है दोस्तों, ताकि आप लोगों की जो पकड़ है, जो स्टेबिलिटी है वो मजबूत हो। ये तो दोस्तों आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए एक प्रश्न दिया गया है। आगे इस तरह के जो प्रश्न आए और तो आप इस चीजों को ध्यान रखना, आपका जो शरीर जाएगा उससे डिफरेंट डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा। इस चीज को आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। संरचनात्मक वर्गीकरण के तहत गैस्ट्रोनोमिया स्पेसी आती है दोस्तों। मैंने बताया था, अब जो हमारा एनाटॉमी का चैप्टर है, शारीरिक शिक्षा दोस्तों मैंने पहले भी कहा था जिस दिन सिलेबस को डिस्कस किया था, आज फिर बता रहा हूं कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो बाहर से या लोगों को ऐसे लगता है कि इसमें तो सीधा आप एक्सरसाइज होते हैं या ट्रेनिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, आपको फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है, आपको टूर्नामेंट प्रशिक्षण सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और तो वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वो द्विपंखीय होती है, गैस्ट्रोनीमियस होती है, उसकी जो बनावट है, उसकी संरचना वो कैसी होती है दोस्तों, और तो वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला दोस्तों, 32 प्रविष्टियों के द्रो में ओलंपिक आधार पर सीडिंग आधारित अधिकतम संभाव्य पोस्टिंग की उचित समूह चुनिए दोस्तों। और तो दोस्तों ये सीडिंग है, टीमों को कैसे सीडिंग दी जाती है, कैसे सीड दी जाती है, इसके फार्मूले हैं दोस्तों। इसका अगर आंसर की बात करें तो फर्स्ट आंसर सही है इसका। और तो वो जब भी आप सीडिंग कैसे दी जाती है इसका एक प्रॉपर चैप्टर है। अब ये तो एक क्वेश्चन है 32 टीमों के लिए, जब भी इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और तो उसके बारे में पूरा बताया जाएगा कि सीडिंग कैसे दी जाती है, कैसे टीमों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, कैसे बाइज दी जाती है, और तो वो सब डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। हृदय की प्रत्येक अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की प्रत्येक धड़कन द्वारा नीले स्त्रावित रक्त की मात्रा को कहा जाता है। अब आप सब लोगों को पता है दोस्तों, हृदय दर, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होती है, जो आप लोगों को पता है एक स्वस्थ व्यक्ति होती है उसकी हार्ट रेट 72 होती है, 72 से 78 तक हो सकती है। ईसीजी आप लोगों को पता है कि हार्ट की कोई भी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी करवाई जाती है, जो एक प्राइमरी टेस्ट है दोस्तों कि आपका हार्ट सही से काम कर रहा है। कार्डिक सर्कल जो एक प्रोसेस चल रही है हार्ट में, भाई कितना वो ब्लड पंप कर रहा है दाएं नीले से बाएं नीले से, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कार्डिक सर्कल बोला जाता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम दोस्तों, आपका हार्ट एक बार जब पंपिंग करता है तो कितने ब्लड को आउट करता है दोस्तों, कितने ब्लड को बाहर फेंकता है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सरसाइज के द्वारा दोस्तों इस चीज को बढ़ाया जा सकता है। जितना आपके हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी आपकी हार्ट रेट कम होती चली जाएंगी, और आपके शरीर में क्या होगा दोस्तों, एक एनर्जी होगी, स्फूर्ति होगी, आपके शरीर का डेवलपमेंट होगा। अगला दोस्तों जो प्रश्न है,
हाइपोक्सिया पोक्सीमिया का मापन किया जाता है। हाइपोक्सीमिया का मापन किया जाता है। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हाइपोक्सीमिया किसको कहा जाता है। दोस्तों हाइपोक्सीमिया शरीर जो हमारा होता है उसमें जब ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ जाता है और तो उसको हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। अब जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके द्वारा हाइपोक्सीमिया को मापा जाता है। इसका जो फर्स्ट है ऑप्शन है वो आएगा। अब इसने पूछा है जो 3 ऑप्शन और हम उनको डिस्कस कर देता हूं ताकि आप लोगों का जो पेपर आए उसमें आप लोगों को बेनिफिट हो। अब इसने पूछा है सेफ गैनो मैनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है। सेफ गैनो मैनोमीटर द्वारा दोस्तों आपका बीपी मापा जाता है कि आपका बीपी कितना है, यानी आपका सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर कितना, उसको सेफ गैनो मोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्टेडियोमीटर द्वारा दोस्तों आपकी हाइट मापी जाती है। आप कहीं भी जाओगे, कहीं हॉस्पिटल में जाओ, स्किल में जाओ, बच्चों की जो हाइट मापी जाती है वो स्टेडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। थर्मोमीटर के द्वारा आप लोगों को सब पता है, यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, आपको इन चीजों की जानकारी है। थर्मोमीटर के द्वारा आप लोगों के शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको मापा जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इसका श्रवण खिलाड़ियों में होने वाले थकान अनुभव करने का मूल कारण। दोस्तों जब भी कोई प्लेयर, कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है और तो फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ साथ हमारे रक्त में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है और लैक्टिक अम्ल ही थकान के लिए जिम्मेवार होता है। अब मैं जो बाकी के 3 ऑप्शन है उनको डिस्कस कर देता हूँ। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है जो हमारे भोजन की पाचन में मदद करता है। पायरुविक अम्ल भी हमारे भोजन की पाचन में ही अमल करता है। और इसके साथ साथ जो इसका साइनोवियल ट्रल, साइनोवियल ट्रल दोस्तों एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है। जितने भी हमारे ज्वाइंट्स उनमें साइनोवियल ट्रल पाया जाता है, जो हमारे जोड़ों की मूवमेंट होती है, गति होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, उन जोड़ों को चिकनाई देने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेफड़ों में रक्त में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बाह्य श्वसन है। अब बाह्य श्वसन क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है, बाह्य श्वसन होता है दोस्तों जो हम सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, उसको बाह्य श्वसन बोला जाता है। पल्मनरी वेंटिलेशन, पल्मनरी वेंटिलेशन होती है दोस्तों, ये हमारे फेफड़ों की एक बार में हम कितनी ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकते हैं और कितनी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक सकते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है दोस्तों कैटाबोलिक प्रोसेस। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम भोजन करते हैं और जो भोजन से ऊर्जा निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको आंतरिक श्वसन बोला जाता है। उसमें जो ऑक्सीजन यूज होती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और कोशिकीय श्वसन तो दोस्तों वही है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं और जो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। आप लोगों को मेनली बाह्य श्वसन और जो आंतरिक श्वसन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, उसको डिफ्रेंशिएट, उसको भिन्नता करना आना चाहिए कि जो ऊर्जा की प्रोसेस, जो शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भोजन का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम दोस्तों कैटाबोलिक प्रोसेस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये भी कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये भी कहलाता है। ऊर्जा जो संरक्षण का सिद्धांत हो दोस्तों वो ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत कहलाता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत क्या है दोस्तों। ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत, आपने जो ऊर्जा है उसको ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं और तो भोजन की ऊर्जा हमारे मूवमेंट में काम आती है, और तो यानी ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे पेट्रोल डलवा कर हम मोटरसाइकिल पर चलते हैं और तो ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है। अब ऊष्मागति का तृतीय सिद्धांत में आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूं कि आपके पेपर में पूछा जाए तो क्या ऊष्मागति का तृतीय सिद्धांत है कि
कोई भी पदार्थ उसको गर्म किया जाता है तो ऊष्मा छोड़ता है, और जब भी किसी भी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसी मात्रा में ऊष्मा का शोषण कर लेता है दोस्तों। और तो ये क्या है, तृतीय सिद्धांत। गति का दूसरा सिद्धांत आप लोगों को पता है, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए थे। बल व वजन गति का दूसरा सिद्धांत था कि किसी वस्तु का जितना भार होगा उस पर फोर्स उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है दोस्तों। उत्तोलक का प्रथम सिद्धांत है। लीवर के जितने भी कंसेप्ट हैं ये बायोमैकेनिक्स और फिजिकल एजुकेशन है, जहां पर हम किन्सोलॉजी है, जहां पर हम विज्ञान के जो सिद्धांत है, साइंस के जो सिद्धांत है, उनको फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई करके कैसे हम मैक्सिमाइज गेन कर सकते हैं, वो सब चीजें दोस्तों मैंने आपको सामने जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें है। उसमें आप लोगों को ये सब चीजें पढ़नी है, उन जो टॉपिक पे आपको बार बार पढ़ना, ताकि आप लोगों को उन चीजों के बारे में जानकारी हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, युक्तिक और मैच आधारित उन्मुख प्रशिक्षण पर जिस चक्र में बल दिया जाता है, इसमें दोस्तों मैक्रो चक्र होता है। ये प्रशिक्षण के चक्र हैं। प्रशिक्षण का जो चैप्टर होगा उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैक्रो चक्र होता है दोस्तों, जो गेम आधारित किसी लक्ष्य ओरिएंटेड काम को सामने रखकर जब भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसको मैक्रो चक्र बोला जाता है दोस्तों। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला है उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अथवा अवशोषित की गई उष्मा ऊर्जा का मापन हाइपोक्सीमीट्री। हाइपोक्सीमीट्री इसको कहा जाता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कैलोरीमीटर दोस्तों आपकी ऊर्जा मापने की इकाई है। स्पायरोमीटर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपके फेफड़ों की अक्षमता होती है, आपके फेफड़ों की अक्षमता स्ट्रेंथ को मापने के लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और वेंटिलोमीटर भी दोस्तों इसी तरह की एक प्रोसेस होती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में स्वयं के शरीर अथवा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने से रोकने को कहते हैं। इसको दोस्तों बॉल तक पहुंचने को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मींस बाधा डालना। इन्फ्रिंजमेंट दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब भी कोई प्लेयर जो पेनल्टी एरिया होता है उसमें कुछ भी गलती करता है तो जो पेनल्टी कॉर्नर पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, वहां पर जब बॉल को फ्रीज किया जाता है पेनल्टी स्ट्रोक के लिए, उसको इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है। कैरिड दोस्तों आप लोगों को पता है बॉल को लेकर चलना कैरिड कहलाता है हॉकी में। और ब्लॉकेज मतलब किसी बॉल को रोकना, होल्ड करना, ब्लॉकेज कहलाता है। एक लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता में 12 ग्रुप 4 टीमों के व 4 ग्रुप 5 टीमों के भाग ले रहे हैं। लीग राउंड में कुल मैच कितने खेलने होंगे? और तो इसका आंसर है दोस्तों 112। जब भी हम टूर्नामेंट का चैप्टर करेंगे, कैसे बाइज डाले जाते हैं, कैसे टीमों को खिलाया जाता है, कैसे फीचर डाला जाता है, और तो उस टाइम ये दोस्तों डिटेल में इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी। साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेंटर चलाता है दोस्तों विभिन्न गेम के लिए, अपने हरियाणा में सोनीपत में हिसार में जो सेंटर है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर है, जो डिफरेंट गेम के स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत चलाए जाते हैं। और तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो हिसार में HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो गिरी सेंटर है वो किस चीज के स्पेशलाइजेशन के लिए है। उसी तरह से जो सोनीपत में हमारा सेंटर है साई का, वो किस चीज के स्पेशलाइजेशन के लिए है। ये चीजें आप लोगों को दोस्तों फाइंड आउट करनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो व युवा मामलात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित TOPS टॉप्स का पूरा नाम क्या है? इसका दोस्तों ये एक योजना चलाई गई थी खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब टारगेट दिया गया था, अब भारत में जो ओलंपिक मेडल है वो बहुत ही कम ला पाते हैं। अब ओलंपिक मेडल यानी पोडियम पे खड़ा होना, क्या जब पोडियम पे ही खड़े होते हैं तभी उनको सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। और तो उनको बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई गई थी दोस्तों। इसमें खिलाड़ी को या जो हमारे प्लेयर थे उनको ओलंपिक की प्रिपरेशन से पहले आर्थिक मददें दी जाती थी, उनका तैयारी करवाने के लिए और चीजें अरेंज की जाती थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई, आप इस चीज को ध्यान रखना है, 16 इंच कोनों से व 60 इंच मध्य में। अगर मध्य में पूछ ले तो 60 इंच होती है, अगर कॉर्नर पे पूछ ले तो वो 61 इंच होती है।
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के विजेताओं को दिया गया। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है दोस्तों, उसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उसका नाम कर दिया गया है। उसके अंदर अब आपको क्या दिया जाता है, एक मेडोलियन दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजल्स, यूएसए का एक शहर है लॉस एंजल्स, वहां पर आप लोगों को पता है शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबी कूद में कौन सी शैली प्रयोग नहीं की जाती है। अब जो लंबी कूद होती है दोस्तों, उसमें जो सीजर पद्धति होती है वो यूज नहीं की जाती है। हिच किक, हैंग और सेल, ये तीनों ही पद्धतियां दोस्तों लंबी कूद की पद्धतियां। जो खेलों की शब्दावली है वो आप लोगों को हर खेल से संबंधित जो भी शब्दावली है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, वो आप लोगों को अच्छे से याद करना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। अगला दोस्तों, जीन पियाजे को श्रेय जाता है अनुभूतिवाद के सिद्धांत का। ये प्रश्न बिल्कुल सही है दोस्तों। जीन पियाजे आपके साइकोलॉजी से ये प्रश्न है। कॉग्निटिविज्म यानी आप अनुभव से कैसी चीजों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस से कैसी चीजों को सीखते हैं, वो कॉग्निटिव जो लर्निंग होती है उसके बारे में किसने दिया था दोस्तों, जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन जो स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को त्वरित करता कहलाता है। प्रोटीन जो स्वयं को अपरिवर्तनीय दोस्तों यानी रूप चेंज किए बिना अपरिवर्तन हुए, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंजाइम कहलाता है, क्योंकि ग्लूकोज, न्यूट्रिन और हार्मोन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगला दोस्तों, ओलंपिज्म की मान्यताएं क्या है। ओलंपिज्म की मान्यताएं देखो दोस्तों, एक तो उसका आदर्श वाक्य जो सीटीएस, फोर्टियस और एलटीएस होता है, लेकिन जो मान्यताएं पूछ ली जाए तो वो अलग है। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाया, वो है श्रेष्ठता, आदर और मित्रता। यानी इसका 2 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। वो क्या है, आपको श्रेष्ठ बनना है, आदर आप लोगों ने आदर करना, आदर का भाव सीखना, और मित्रता यानी वर्ल्ड में आपसी प्यार प्रेम भाईचारा बढ़ाना है, मित्रता दोस्तों। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला खिलाड़ियों के मासिक चक्कर के दौरान होने वाले मिथकों को चुनिए। इसमें दोस्तों जो लास्ट में है वो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। मासिक चक्कर के दौरान असहनीय दर्द हो तो भी महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ये मिथ्या है, भ्रम है। एक ये नेचुरल प्रोसेस है जो वीमेन में होती है मासिक चक्कर, और आजकल तो होते थे, लेकिन अब क्या है, इसके बारे में ऐसी कोई भ्रांति नहीं रखनी होती है। अगर आपको कोई पीड़ा, कोई दर्द है, पेन है, तो आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये 2020 टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो हमारा भिवानी बोर्ड के द्वारा स्टेट लिया जाता है, उसका दोस्तों जो प्रश्न पत्र था, क्वेश्चन पेपर था, आप लोगों ने देखा होगा। जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने, वहीं से लगभग उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आप 2021 का देख लो, 2019 का देख लो, कोई पेपर उठा के देख लो दोस्तों। आप राजस्थान पीटीआई देख लो, डीएसएस भी देख लो, यूपी पीटीआई देख लो, लगभग इन्हीं टॉपिक से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, आपकी डाइट है, आपका रिहेबिलिटेशन है, आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, आपके टूर्नामेंट है, आपके डिफरेंट गेम ऑफ मेजरमेंट है, उनकी जो शब्दावली है, उनके जो इक्विपमेंट है, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों मेरे चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के सामने ला सकूं। धन्यवाद।